साथियों जोहार। मैं ग्लेडसन डुंगडुंग आदिवासी हुंकार में आपका स्वागत है। भाजपा पहली बार उड़ीसा में जबरदस्त सफलता हासिल की है और सरकार का गठन भी हो गया है। भाजपा ने संथाल आदिवासी समुदाय से आने वाले मोहन चरण मांझी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। इसको लेकर भाजपा के सारे नेता, उनके प्रवक्ता और गोदी मीडिया निरंतर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ भाजपा ही है जो आदिवासियों को मान सम्मान देती है। उड़ीसा में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाना, इसको एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि जहां पर सिर्फ 22.85% आदिवासी हैं, वहां भाजपा ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए आज सवाल यह है कि क्या मोहन चरण मांझी को एक आदिवासी मुख्यमंत्री कहा जाएगा या उनको शुद्ध रूप से एक संघीय मुख्यमंत्री कहा जाना चाहिए। हम इस पर बात करेंगे, इसके कारणों को भी जानने की कोशिश करेंगे, आखिर उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया। आप सब जानते हैं जिस तरह से 400 पार का जो एक हवा खड़ा किया गया था, भाजपा के कई नेता, चाहे वो आनंद हेगड़े हो, ज्योति मिर्धा हो, वो निरंतर अपने चुनावी अभियानों में उन्होंने कहा कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, इसके लिए हमें 400 पार चाहिए। और चूंकि अब आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रहा है और लगातार कहा गया है कि भारत को जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाना है और उस तरह से माहौल क्रिएट किया गया धर्म गुरुओं के द्वारा, सब कुछ हो रहा था। इसको देख के आदिवासी, दलित और ओबीसी, उसमें भी खासकर आदिवासी दलित, जो देश में सबसे निचले स्तर पर उनको रखा जाता है, और उनको समझ में आया कि यदि संविधान चली गई तब क्या होगा। तब उनके संवैधानिक अधिकार, जीवन जीने के अधिकार से लेकर आरक्षण का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, सब कुछ जो है कि चला जाएगा और वो गुलाम की तरह रहेंगे इस देश में। तब उनको यह जब समझ में आ गया, तब उन्होंने संविधान को बचाने के लिए वोट किया, वो उठ खड़े हुए। थोड़ा सा मैं आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ। आदिवासी और दलितों के लिए देश में 131 सीटें हैं जो रिजर्व किया गया है। उसमें से 84 सीटें दलित समुदाय के लिए और 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए। अब इसमें आप देखिए कि इसमें 2019 में भाजपा को जो है कुल 77 सीटें मिली थी। 131 में से 77 सीटें, उसमें 45 एससी रिजर्व सीट और 32 एसटी रिजर्व सीट। अब जब ये आंकड़ा 2024 का चुनाव रिजल्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 55 मिला इनको, मतलब 22 सीटें चली गई और उसमें से 55 में से 30 सीटें जो है वो एससी रिजर्व सीटें हैं, जो 45 में से घटकर 30 आ गई, मतलब 15 सीटों का नुकसान हुआ। और एससी सीटें जो 2019 में 32 थी, उसमें से घटकर 25, मतलब 7 सीटों का नुकसान हुआ। और झारखंड जैसे राज्य में भाजपा का पूरा एसटी रिजर्व सीट में सुपड़ा साफ हो गया। इसकी वजह से इनको लगा कि अब यदि हम आदिवासियों का विश्वास नहीं लेंगे, दलितों का विश्वास नहीं लेंगे, तब बातें नहीं बनेगी। और खासकर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई है। दूसरा बड़ा कारण है, अभी 6 महीने के अंदर में झारखंड में चुनाव होना है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये पूरा जो है कि रिसोर्स हब है। अब यहाँ पे आप देखिए तो छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, वहाँ पे उन्होंने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, विष्णु साय। अब उड़ीसा में बना लिया, अब बच गया झारखंड। तो ये दोनों का इन्फ्लुएंस करके झारखंड को जो है कि वो कब्जा करना चाहते हैं। ये उनका दूसरा मकसद है। और इसमें खासकर जिस तरह से संताल आदिवासी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया है उड़ीसा में,
इसके द्वारा क्या करना चाहते हैं? इसके द्वारा सीधे तौर पर झारखंड में यह संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया और वहाँ से भी उनका यही मकसद था, उनके द्वारा संताल आदिवासियों को अपने पल्ले में लाएंगे और झारखंड हमारे हाथ में आ जाएगा। अभी देखिए, जिस तरह से मोदी जी और शाह जी की गलत रणनीति की वजह से कल्पना सोरेन जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बड़ा स्टार कैंपेनर के रूप में उभरी है। अब है तो वो भी उड़ीसा की, लेकिन उनके पास करिश्माटिक लीडरशिप है। उसका कारण क्या है? वो बेहतरीन जो है कि एडुकेटर हैं, तो और भाषा भी देखिए, वो संताली जानते हैं। जब संतालों के बीच में जाते हैं तो संताली में भाषण देते हैं, तो उनका एक ज़बरदस्त मूवमेंट बनता है। हिंदी में भाषण देती है, हिंदी पट्टी में। उसके साथ साथ जो है कि वो अंग्रेजी जानते हैं, जब अगर मीडिया को इंटरव्यू वगैरह देना है, बहस करना है, तो इस तरह से। और उनकी जो समझ, मतलब 3 महीने के अंदर में गजब का, मतलब उनके अंदर करिश्मा आया और गजब तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, ये दिखा। और जो 5 लोकसभा सीटों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, एसटी रिजर्व सीटों में, उसके पीछे कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया है। तो उसकी वजह से अब भाजपा को समझ में आ गया है कि उनका जो स्टेट हेड बाबूलाल मरांडी सबसे अविश्वसनीय नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, जब वो भाजपा छोड़ के जेबीएम बनाए थे, उन्होंने कहा था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, मैं पहाड़ों की गुफा में चला जाऊंगा, लेकिन भाजपा में वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन वापस गए और स्टेट हेड बने। लोग पूछ रहे हैं, क्या आप कुतुब मीनार से कूद गए? क्या कूदने के बाद आए हैं फिर से? आदिवासियों के लिए लोकसभा में रिजर्व सभी 5 सीटों में सुपड़ा साफ हो जाने के बाद भाजपा के अंदर खलबली मचा हुआ है। और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके जो है कि हम झारखंड में वापस आए। उनके पास कोई उपाय बच नहीं है रहा है। आदिवासी निरंतर जो है कि उनके खिलाफ हैं, क्योंकि एक नैरेटिव सेट हो गया। और वो नैरेटिव सेट इसलिए हुआ क्योंकि रघुवर दास के शासन के समय में उन्होंने आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार किया और उनका जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को सौंपने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी। इससे स्पष्ट नैरेटिव बना कि भाजपा आदिवासी विरोधी है और वो हर कीमत पर आदिवासियों का बचा खुचा जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है और आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांटकर आपस में लड़ाकर कमज़ोर करना चाहती है। इस नैरेटिव को तोड़ना भाजपा के बस की बात नहीं लगती है। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके संथाल आदिवासियों को खुश करके अपने पक्ष में डालें। और उसका मूल मकसद ही है कि झारखंड को अपना कब्जा में लें, ताकि ये रिसोर्स बेल्ट है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये उनके कब्जे में रहे। तब वो कोई भी पूंजीपति को अपने अनुसार अपने हिसाब से वो दे सकते हैं। अब मैं आपके सामने उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि मोहन चरण मांझी आदिवासी या संघीय मुख्यमंत्री है। मैं स्पष्ट कहूँगा कि वो संघीय मुख्यमंत्री है, और ना सिर्फ वो बल्कि भाजपा में, आरएसएस में जितने भी आदिवासी हैं वो सारे के सारे संघी हैं। वो आदिवासी नाम के लिए हैं। उनको आदिवासी सिर्फ इसीलिए कहा जाएगा कि उनका डीएनए आदिवासी है, वो आदिवासी माता पिता से जन्म लिए हैं। इसके अलावा उनके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, ना उनके काम में, उनके व्यवहार में, उनके बोली में। अब आप देख लीजिए, कुछ चीज़ों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, तब क्या कहा गया? गजब का मास्टर स्ट्रोक है। भाजपा ने, मोदी जी ने आदिवासी को, एक गांव की गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन वही राष्ट्रपति
आदिवासी दिवस के दिन देश के 12 करोड़ आदिवासियों को बधाई नहीं दे सकती। वो राष्ट्रपति जब मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, बलात्कार किया गया, तब चुप थी। झारखंड में जब वो गवर्नर थी, आदिवासी इलाके में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का लैंड एलिनेशन, आदिवासी क्षेत्र में विकास का सवाल, वहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित करने का जवाबदेही 5वीं अनुसूची पैरा 5 में किसको दिया गया? गवर्नर को दिया गया। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। झारखंड सरकार, रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार आदिवासियों पर अत्याचार करती रही। 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया, 115 लोगों को जेल में डाला। वो क्या कर रहे थे? आदिवासी तो बस यही कह रहे थे कि ये हमारा इलाका, हमारा गांव है, हमारे गांव में पूछ के आइए। वो जो है कि गांव के मुहाने में पत्थलगाड़ी कर रहे थे। किसी को तो मार तो नहीं रहे थे, किसी के ऊपर गोली नहीं चला रहे थे, तीर धनुष नहीं चला रहे थे। उसके बाद भी महामहिम राज्यपाल उस समय में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब देखिए, मुख्यमंत्रियों की बात कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है। वहाँ पे आदिवासियों को डिलिस्टिंग के नाम से लड़ाया गया। आदिवासी वोट दिए, विष्णु साय जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के 7 दिन के अंदर में हसदेव जंगल जो है वो अडानी को सौंप दिया गया। वहाँ का 2 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है अडानी के लिए। और जो आदिवासी अपना जंगल बचाना चाहते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश के लिए, अब आदिवासियों पर साय की पुलिस जो है कि अत्याचार कर रही है। फिर ऐसे मुख्यमंत्री का क्या फ़ायदा है जो आदिवासियों का ही जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को सौंपने के लिए आदिवासियों पर अत्याचार करे, उनको जेल में डाले, उनका जीवन तबाह करे? तो हम क्या ऐसे व्यक्ति को आदिवासी मुख्यमंत्री कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। अब झारखंड की बारी देखिए। झारखंड में जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे तब वो क्या किए? झारखंड बनने के बाद सबसे पहले क्या बनना चाहिए? यहाँ तो आदिवासी अस्मिता की लड़ाई थी, तो यहाँ पर आदिवासियों का उनकी भाषा, संस्कृति, आदिवासी पहचान, डोमिसाइल वगैरह बनना चाहिए। वो क्या बनाए? 2001 में औद्योगिक नीति, पहला जो है कि नीति उनकी थी। मतलब पूंजीपतियों को कैसे जो है कि जल जंगल जमीन सौंपा जाए। बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा आए, सबसे ज़्यादा एमओयू किया। एक तरफ धरती अब्बा का जन्म दिवस को वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, और दूसरी तरफ पूरा धरती अब्बा का मुंडा दिसुम को मित्तल दिसुम में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने 25,000 एकड़ जमीन का एमओयू किया था मित्तल के साथ। यदि हम लोग नहीं लड़े रहते, आदिवासी लोग नहीं लड़े रहते, तब आज मित्तल नगर होता, मुंडा दिसुम बचता नहीं, वहाँ मुंडा आदिवासी बचते नहीं। तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और उसके साथ साथ अब देखेंगे जितने भी आदिवासी नेता हैं, आदिवासी पहचान और अस्मिता को मटियामेट करने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से आदिवासी नहीं है, वो संघी स्कूल में पढ़ के आते हैं। उनको जो है कि सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप जो है कि जाके बोलिए आप वनवासी हैं, आप हिंदू हैं। बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या कहा था? आदिवासी हिंदू हैं, यही तो कहते रहे। और यहाँ पे जो है कि आरएसएस का खूब घर वापसी अभियान चला, और घर वापसी के नाम पर आदिवासियों का जो है कि हिंदूकरण हो रहा था। यही कर रहे थे बाबूलाल मरांडी। अब ये साय जो है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय, अभी चुनाव प्रचार में आए तो उन्होंने क्या कहा? आदिवासियों से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। जितने भी आरएसएस के आदिवासी हैं, उनसे जुड़े हैं, आदिवासी की पहचान और अस्मिता को मटियामेट कर देते हैं। क्या आपने किसी भाजपा नेता या फिर संघ से जुड़े हुए कोई आदिवासी को आदिवासी पहचान पर भाषण देते सुना है? क्या उन्होंने कभी कहा कि हम भारत के प्रथम निवासी और भारत के मालिक हैं? कभी नहीं कहा। वो यही कहेंगे वनवासी वनवासी, वो आदिवासी नहीं कहते। तो आदिवासी, हम आदिवासियों की मूल पहचान, हम आदिवासी हैं, भारत के प्रथम निवासी हैं, प्रथम निवासियों के वंशज हैं। हमारा अस्तित्व 65 से 80 हजार साल का है इस देश में। जब आदिवासियों की जमीन, उनका इलाका
और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करके उसको पूंजीपतियों को सौंपने की कोशिश हो रही है, उस पर चुप रहते हैं, तो उनके आदिवासी होने का क्या मतलब है? क्या ऐसे लोगों को हम आदिवासी कह सकते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये लोग ज़रूर आदिवासी माता पिता से जन्म लिए हैं, उसकी वजह से वो आदिवासी हैं, लेकिन वो संघी हैं। वो हमारे आदिवासी समाज के लिए उनका बड़े पदों पर होना कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए ऐसे लोगों के बड़े पदों पर जाने से हमें गर्व महसूस नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए आदिवासी समाज को नए तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह एक तरह से आदिवासियों को झूठा सिफोगा दिखाकर उनको अपने पक्ष में करते हुए उनका वोट लेकर उनके ही जमीन, जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा, पहाड़ सारे चीज़ों को छीनकर पूंजीपतियों को देना इसका मकसद है। आदिवासियों की आदिवासी पहचान, धार्मिक पहचान, आदिवासियों का स्वायत्तता, आदिवासियों का अस्तित्व को नेस्तनाबूद करने का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसको समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ झारखंड के आदिवासी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के बाद भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। और वैसे ही मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ विधानसभा चुनाव में उसका कोई असर होने नहीं जा रहा है। ये आदिवासी अपनी मूल पहचान, अपनी धार्मिक पहचान, अपनी स्वायत्तता, भाषा, संस्कृति और जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए एकजुट है और वो निरंतर आगे बढ़ेगा। इस एकजुटता को आप तोड़ नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।